एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। आगामी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए हम घटना चक्र आई दृष्टि करंट अफेयर्स मैगजीन का रिवीजन कर रहे हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों के पास में ये मैगजीन होगी और मैं ये आशा करता हूँ कि आपने एक आध बार इसको पढ़ भी लिया होगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में क्योंकि करंट अफेयर्स का एक ठीक ठाक पोर्शन रहता है, करीबन 30 के आसपास प्रश्न करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं जिनको हम छोड़ नहीं सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और इसको बहुत अच्छी तरीके से कवर करने के लिए हमें करंट अफेयर्स को बार बार पढ़ना पड़ेगा, यानी हमें रिवीजन पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। तो आपने मैगजीन को एक बार पढ़ लिया होगा। जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये आशा करूंगा कि आपके पास में मैगजीन हो और जो चीज़ें मैं आपको यहाँ से बताता चलूँ उसे अपनी बुक में पॉइंट आउट आप करते चलेंगे। करंट अफेयर्स मैं आपको यहाँ से करा ही रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ करंट से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए वो भी मैं आपको कवर करा रहा हूँ। पिछली 2 वीडियोस में आप ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मणिपुर हिंसा से। मणिपुर हिंसा के बारे में आपने पिछले कुछ समय में समाचार पत्रों में पढ़ा, न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा। आप सभी इस घटनाक्रम से परिचित हैं। मणिपुर में हिंसा क्यों हुई, इसके पीछे के क्या कारण थे, उसके लिए हमें पहले मणिपुर की स्थिति को समझना पड़ेगा कि मणिपुर का जो ज्योग्राफिकल सिनेरियो है वो कैसा है, यहाँ पर कौन कौन से समुदाय रहते हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या उनकी मांगे हैं जिनको लेकर के ये जो हिंसा है या जो उपद्रव है वो मणिपुर में हमको देखने को मिला। तो पहले उस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो मणिपुर जो है सर वो 3 राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मणिपुर की सीमा किन राज्यों के साथ में लगती है? नागालैंड, असम, मिजोरम। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मणिपुर के बारे में बात हो रही है तो मणिपुर का जो ज्योग्राफिकल फीचर है उससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो मणिपुर की जो सीमा है वो 3 राज्यों से लगती है, नागालैंड, असम, मिजोरम। अगर आपसे पूछा जाए कि इंटरनेशनल बाउंड्री जो है मणिपुर की वो किसके साथ में लगती है, तो ये म्यांमार के साथ में लगती है। तो मणिपुर जो है वो म्यांमार के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है और 3 राज्यों के साथ में अपनी जो स्टेट बाउंड्री है नागालैंड, असम और मिजोरम के साथ में शेयर करता है। जिलों की संख्या कितनी है सर? मणिपुर में 16 है और इन 16 जिलों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। यानी कुछ जिले ऐसे हैं जिनको घाटी वाले जिले बोलते हैं और कुछ जिले ऐसे हैं जिनको पहाड़ी जिले बोलते हैं। अब यहाँ पर कहानी क्या है कि जो पहाड़ी जिले हैं उनकी संख्या है मात्र 5 और घाटी वाले जिलों की संख्या है 11। तो क्योंकि पहाड़ी वाले जिलों की संख्या कम है लेकिन उसके बावजूद ये राज्य के 90% से ज़्यादा क्षेत्र को कवर करते हैं। पहाड़ी जिलों की संख्या 5 है, घाटी जिलों की संख्या 11 है। पहाड़ी जिलों की संख्या 5 होने के बावजूद ये स्टेट के 90% से ज़्यादा क्षेत्र को आच्छादित करते हैं, और जबकि जो घाटी वाले जिले हैं, जो 11 जिले आते हैं, उन 11 जिलों में राज्य का केवल 10% क्षेत्र ही आता है। मणिपुर में जो जातीय समुदाय हैं, एथनिक ग्रुप्स हैं, वो कौन कौन से हैं? मेतई, इनको मैती भी बोल देते हैं, नागा हैं और कुकीचिन। ये जो है प्रमुख वहाँ के एथनिक ग्रुप्स हैं, जातीय समूह हैं। मैतई समुदाय जो है ये मुख्यतः घाटी जिलों में रहता है और जो दूसरे जो 2 समुदाय हैं, नागा और कुकीचिन, ये कहाँ पे? ये पहाड़ी जिलों में निवास करती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका सिनेरियो था। अब क्या हुआ है, हाल ही में जो घटना हुई है या हाल ही का जो आपको याद रखने वाला जो पॉइंट है वो क्या है कि मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा गैर जनजातीय मैती समुदाय जो है इसको अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने के विचार करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है। जो मैती समुदाय है वर्तमान में ओबीसी या एससी की कैटेगरी में आता है, लेकिन वो डिमांड क्या कर रहे हैं कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो हाल ही में मणिपुर हाई कोर्ट का जो है निर्णय है उसका निर्देश दिया गया है। किसको दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है कि इनको भाई शेड्यूल्ड ट्राइब में इनको दर्जा किस तरीके से दिया जाना चाहिए, इस पर आप विचार करिए। ठीक है, तो ये जो है हालिया का घटनाक्रम है। उच्च न्यायालय का जो ये निर्देश है इसके विरुद्ध अखिल जनजातीय छात्र संघ मणिपुर द्वारा जनजातीय एकजुटता रैली का आयोजन किया गया। मतलब कुछ समूह ऐसे हैं जो इनके एसटी का जो दर्जा प्रदान करने पर जो विचार किया जा रहा है इसके विरुद्ध है, मतलब इससे सहमत नहीं है। तो इसके विरुद्ध में जनजातीय छात्र संघ मणिपुर, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर यानी ATCUM द्वारा एक एकजुटता रैली का आयोजन किया गया और इसी के कारण जो है मणिपुर में हिंसा भड़क उठी। वर्ष 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय से पहले मैती जनजाति जो थी, मैती जो समुदाय था, यहाँ का जो एथनिक ग्रुप था, इसको जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी। यानी पहले मैती को जनजाति का दर्जा दिया जाता था, शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाता था, लेकिन संविधान अनुसूचित जनजातियां आदेश 1950 का मसौदा तैयार होने के बाद में उनको जो एसटी का दर्जा पुराने समय में
प्राप्त था वो उनका ये दर्जा वहाँ से छिन जाता है। वर्तमान समय में मैंने आपको बताया कि ये ओबीसी और एससी की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इनकी मांग है कि इनको एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए और इसका विरोध जो है दूसरे समुदाय के लोग कर रहे हैं। तो यही एक तरीके से कह सकते हैं मोटा मोटा सिनेरियो है कि ये जो हिंसा का कारण है ये यही है। एक पक्ष चाह रहा है कि उनको मैती समुदाय को जो है क्या दिया जाना चाहिए, एसटी का दर्जा दिया जाना चाहिए, दूसरे लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो मणिपुर हिंसा की जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया है 4 जून 2023 को और गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा जो है इस आयोग के अध्यक्ष है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यानी आपसे पूछा जा सकता है कि मणिपुर हिंसा की जांच के लिए जो आयोग गठित किया गया है उसके अध्यक्ष कौन है, तो अजय लांबा, ठीक है। अन्य 2 सदस्य पूर्व आईएएस अधिकारी हिमांशु शेखर दास और पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक प्रभाकर जो है इसके अन्य सदस्य हैं। तो ये मणिपुर के बारे में हम बात कर रहे हैं और मणिपुर जो है आपका नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है। तो यहाँ से उससे जुड़ी हुई कुछ चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि जो आपने देखा होगा मैप में जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो 7 सिस्टर्स में कौन कौन सी जो है स्टेट आते हैं, तो इसमें अरुणाचल आता है, नागालैंड आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, आसाम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है। तो ये जो 7 राज्य हैं इनको हम 7 बहनों के नाम से जानते हैं। याद करने का तरीका क्या है, देखिए इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। मतलब एक टर्म मैं बोलूंगा, इसको 3-4 बार आप रिपीट कीजिएगा अपने दिमाग में, आपको ये सारे स्टेट्स के नाम याद हो जाएंगे। अरनामी मामेट्री, अरनामी मामेट्री, अरनामी मामेट्री, इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको ये 7 स्टेट्स के नाम याद हो जाएंगे। अरनामी मामेट्री, तो मैंने यहाँ पर देखिए पहले से ही गैप कर रखा है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अरनामी मामेट्री, तो अरनामी में जो पहली ए आ रहा है उसका मतलब है अरुणाचल प्रदेश, एन ए का मतलब नागालैंड है, एम आई का मतलब है मिजोरम, एम ए का मतलब है मणिपुर, एम ई का मतलब क्या है, मेघालय, और यहाँ से देखेंगे आप टी आर आई का मतलब है त्रिपुरा। तो ये 7 स्टेट्स हैं, इनको 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। अच्छा, इसमें एक नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है सिक्किम, ठीक है। ये तो मतलब सिक्किम भी तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में आता है, लेकिन यहाँ से कंफ्यूजन कभी कभी हो जाती है। आपसे पूछ लेगा निम्न में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स वाले राज्यों की कैटेगरी में नहीं आता है। अब सिक्किम भी क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, अब सिक्किम अगर उसमें डाल देगा तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना, क्योंकि आपको देख करके ऐसा लगेगा कि सिक्किम भी नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो यहाँ से याद रखेंगे कि सिक्किम जो है 36वें संशोधन 1975 के द्वारा इसको राज्य का दर्जा जो है दिया गया था, और सिक्किम जो है ये 7 सिस्टर्स की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। सिक्किम जो है 7 सिस्टर वाले राज्यों की कैटेगरी में नहीं आता है। मणिपुर हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो मणिपुर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनका नाम भी आपको यहाँ से याद रख जो है एक बार देख लेंगे। एम बी मुरलीधरन जो है मणिपुर हाई कोर्ट के कौन है, चीफ जस्टिस हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं ज़रूरी जो कि आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी स्टेट के बारे में बात हो रही है तो उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम में, तो इनका हमें ध्यान रखना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं सारी चीज़ें आपको यहाँ से रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैतई को एसटी का दर्जा देने के विरोध में लोगों का तर्क क्या है कि मैतई शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से अग्रणी है। मैती समुदाय जो है उसका एसटी का दर्जा देने का जो विरोध कर रहे हैं लोग, उनका ये तर्क है, वो लोग कह रहे हैं कि ये पहले से ही सर शैक्षिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से अग्रणी है, तो इनको एसटी का दर्जा देने का कोई भी औचित्य नहीं है। और मैती समुदाय ये चाह रहा है कि उसको एसटी का दर्जा दिया जाए। तो इसी को लेकर के जो ये कहानियां चल रही हैं या जो विवाद हो रहा है, तो ये इसके पीछे की पूरी कहानी है। मणिपुर में शांति समिति का गठन हुआ है, काफ़ी दिनों तक उपद्रव चलता रहा मणिपुर में, उसके बाद भी एक शांति समिति गठन किया गया। ये 10 जून 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई। डेट्स याद रखना जो है ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखेंगे कि जो मणिपुर में शांति समिति गठन हुआ है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके जो है इस मणिपुर की शांति समिति का जो है अध्यक्षता करेंगी। समिति के अन्य सदस्यों में मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, और जो विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता हैं वो भी जो है इसके मेंबर्स हैं। पूर्व सिविल सेवक हो गए, शिक्षाविद हो गए, और विभिन्न जाति समूहों के जो रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि हैं वो इस समिति में शामिल किए गए। तो इन सभी को आपको याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि मणिपुर में शांति समिति जो है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो वो है अनुसुईया उइके, ठीक है। मणिपुर में शांति समझौता 29 नवंबर 2023 को नई दिल्ली में भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने यूएनएलएफ क्या है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, ये एक जो है वहाँ का एक ग्रुप है, ठीक है, समूह है, हथियारबंद समूह है यूएनएलएफ। तो इसके साथ में
केंद्र सरकार के द्वारा एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और ये पहला अवसर है जब घाटी स्थित मणिपुर का कोई ऐसा समूह जो बंद हिंसा मतलब हथियारबंद समूह है जो हिंसा का रास्ता अपनाया हुआ है काफ़ी टाइम से, वो हिंसा को छोड़ करके मुख्य धारा में लौटने पर जो है एग्री हो गया है। यूएनएलएफ जो है ये मणिपुर का सबसे पुराना हथियारबंद समूह है। इसका गठन कब हुआ था? 1964 में। फुल फॉर्म याद रखेंगे, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट इसको कहा जाता है। इसके बाद में अगली आपकी न्यूज़ है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22। ठीक है, 27 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 जो है जारी किया गया। इसमें दो तरीके का जो है सर्वेक्षण किया गया है। पहला है फर्म स्तरीय सर्वेक्षण, फर्म लेवल सर्वे, और दूसरा है नवाचार की क्षेत्रीय प्रणाली यानी सेक्टरल सिस्टम ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तो इसकी तिथि याद करने की जरूरत नहीं है कि किस तिथि को जो है ये सर्वेक्षण को जो है जारी किया गया। इसके अंतर्गत जो चीज़ें होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, बात कर रहे हैं हम राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण के बारे में। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे। ठीक है, ये इसका मतलब क्या है कि जो चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, जिन चीज़ों का निर्माण किया जाता है, उन निर्माण में इनोवेशन यानी नवाचार किया जाए, तो उससे जुड़े हुए सर्वे हैं कुछ। और ये जो है, यहाँ से एक चीज़ आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए कि ये जो सर्वेक्षण है ये किस किस के द्वारा संचालित किया गया है। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यानी यूएनआईडीओ, इन दोनों के द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन है जिसका नाम है राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? भारत में निर्माण फर्म जो हैं, मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो हैं, उनके नवाचार प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। ठीक है, ये जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। फर्म स्तरीय सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतिक्रिया को एक सूचकांक में बदला गया है जिसे भारत विनिर्माण नवोन्मेष सूचकांक का नाम दिया गया है। और इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें बताई थी, मैं बताना भूल गया था। जो मणिपुर वाला हम घटनाक्रम देख रहे थे, क्योंकि जो मैगजीन है, मैगजीन में मैंने जो कुछ अतिरिक्त जानकारी है वो मैंने वहाँ पे स्टिकर के फॉर्म में वहाँ पर ऐड ऑन की हुई है। और क्योंकि जब मोबाइल से ये सारी चीज़ों का एक पीडीएफ तैयार किया गया या फोटो तैयार किया गया, तो कुछ चीज़ें जो है वहाँ से क्योंकि सभी को एक साथ लेके चलेंगे तो जो किताब का जो मेन कंटेंट है वो कहीं ना कहीं दब जाएगा, तो इनके नीचे तो वो साइड में जो है ये थोड़ा सा पीछे हो गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। जैसे कुकी की बात कर रहे थे वहाँ पे, तो ये मंगोल नस्ल की जनजाति है और इसके कुछ अन्य नाम भी जैसे जिन, जोमी, मिजो। ठीक है, ये उथेन नामक देवता की पूजा करते हैं। मैते की बात करें तो ये मणिपुर का बहुसंख्यक समुदाय है, मतलब बहुमत इनका ज़्यादा है। ये सन्माही नामक पद्धति को फॉलो करते हैं, ओझा प्रथा से लगभग जुड़ी हुई एक पद्धति होती है। सिक्स्थ शेड्यूल की जब बात आती है तो ये जो है आपको पता होना चाहिए, जैसे 6वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं। अभी देखिए मणिपुर का घटनाक्रम चल रहा है, आरओ का एग्जाम हुआ था तो वहाँ पे 6th शेड्यूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछा गया था कि 6वीं अनुसूची में कौन कौन से स्टेट आते हैं। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट जो हैं 6वीं अनुसूची में आते हैं। और इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रमुख आर्टिकल हैं जो इन स्टेट से संबंधित हैं? 244(2) और 275(1). ठीक है, और इन राज्यों को जो कि 6th शेड्यूल में आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसको किस कमेटी की अनुशंसा पर 6th शेड्यूल में डाला गया था? तो ये बारदलोई कमेटी थी जिसकी सिफारिश पर असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को जो है 6वीं अनुसूची में डाला गया था। तो ये छोटा छूट गया था बीच में से, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, चाहें तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण के बारे में। अपनी बुक में थोड़ा सा ये जो है निशान वगैरह लगाते चलना, टिक वगैरह लगाते चलना। ठीक है, तो ये जो इंडेक्स है इसका, इसमें क्या हुआ है कि बड़े राज्यों में कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पर हैं। ठीक है, कर्नाटक को पहला स्थान मिला है, तेलंगाना को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा। बिहार जो है लास्ट रैंक पर है इस पूरे सूचकांक में। तो यहाँ से वही चीज़ें हैं, पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पर देखिए कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, और बिहार सबसे अंतिम स्थान पर है। यूपी का स्थान, और आप याद कर लीजिएगा यूपी की जो रैंकिंग है इसमें वो 8वीं है। ठीक है, और इसमें कुछ ज़्यादा अंदर की तरफ जैसे बहुत सारी चीज़ें दे रखी कि पहाड़ी राज्यों में कौन है, केंद्र शासित प्रदेशों में किसको प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको पढ़ लीजिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की इस पर ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश की रैंकिंग याद रखें और किस स्टेट को जो है पहली रैंकिंग मिली है वो आपको पता होना चाहिए। वो कर्नाटक है, यूपी की रैंकिंग 8, अंतिम स्थान पर बिहार है। भारत में जल निकायों की पहली गणना। अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली गणना से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई है। और ये रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा जारी की गई? तो जाहिर सी बात है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जो होगा वो जो है ये रिपोर्ट जो है वो जारी करेगा।
तो रिपोर्ट में कुछ आंकड़े निकल करके आए हैं, जैसे देश में कुल जल निकायों की संख्या कितनी है, तो वो याद रखेंगे 242, 45, 40, ये जो है इसका आंकड़ा है। ये देश में कुल जल निकायों की संख्या है। इसमें से कितने प्रतिशत जल निकाय ग्रामीण क्षेत्र में है, कितने प्रतिशत जल निकाय शहरी क्षेत्र में है। तो देखिए, नंबर में याद रखने की जरूरत नहीं है इनको, ठीक है, कि ग्रामीण क्षेत्रों में कितने जल निकाय हैं, शहरी क्षेत्रों में कितने जल निकाय हैं, इनको नंबर में याद करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, टोटल वाला जो नंबर है वो एक बार आप देख लीजिएगा, 242, 45, 40, इस तरीके से इसको पढ़ लो। तो इसमें से ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत हैं, तो 97.1% जो जल निकाय हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में है। किसमें से 242, 45, 40 का जो डाटा दे रखा है, टोटल जल निकायों का जो डाटा दे रखा है, इसमें से 97.1% जो है ग्रामीण क्षेत्रों में है और 2.9% जो है वो शहरी क्षेत्रों में। ठीक है, जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन कौन से। सबसे ज्यादा जल निकाय हैं आपके वेस्ट बंगाल में। उत्तर प्रदेश की रैंक जल निकायों के मामले में कौन सी है, दूसरे स्थान पर है। यूपी हमारा दूसरे स्थान पर है कुल जल निकायों के मामले में। तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, चौथे स्थान पर उड़ीसा है, पांचवें स्थान पर असम है। ये टॉप 5 स्टेट हैं जल निकायों वाले। थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। भारत में वर्तमान में भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है। लेकिन अगर बात करें वैश्विक जल संसाधनों के बारे में, तो वैश्विक जल संसाधनों का मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। यानी जनसंख्या पूरे विश्व की हमारे देश में 18% है, और पूरे विश्व के जितने भी जल संसाधन है उसका मात्र 4% ही भारत में है। ठीक है, तो इसी से जुड़ा हुआ एक सर्वे यहाँ पे निकल करके आया है, और इस सर्वे से जुड़ी हुई जो चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ से बताते चल रहा हूँ। तो यहाँ से याद क्या क्या रखना है आपको, निशान लगा लीजिएगा कि कुल जल निकायों की संख्या कितनी है, ग्रामीण क्षेत्र में कितने हैं, शहरी क्षेत्र में कितने हैं, और जल निकायों की कुल संख्या के मामले में टॉप स्टेट है वेस्ट बंगाल। हमारे उत्तर प्रदेश की जो रैंकिंग है वो कितनी है, वो है दूसरी। ठीक है, अब यहाँ से देखिए जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्य, ये वही चीज है जो मैंने आपको बताई है। यहाँ से एक चीज और थोड़ी सी अगर आप देखें, थोड़ा सा और ज्यादा गहराई में अगर जाकर के प्रश्न पूछ लिया जाए, तो यहाँ से एक चीज और याद रख लीजिएगा। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि टोटल ओवरऑल देखा जाए तो वेस्ट बंगाल जो है जल निकायों के मामले में पहले स्थान पर है, और ओवरऑल में यूपी की रैंकिंग कितनी है, दूसरी है। अगर इसी को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग कर दिया जाए, तो शहरी क्षेत्रों में चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों में से किसी की भी बात की जाए, दोनों ही मामलों में पश्चिम बंगाल जल निकायों की संख्या के मामले में अग्रणी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग दूसरी है, और शहरी क्षेत्रों में कुल जल निकायों के मामले में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग चौथी है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में कुल जल निकायों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, और ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकायों के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। ये याद रखेंगे। अब याद रखने का तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो यही है। अब जैसे ही नीचे दे रखा है कि कुल जल निकायों में 78% मानव निर्मित हैं, 22% प्राकृतिक जल निकाय हैं, ये ज्यादा जरूरी नहीं है। उत्तर प्रदेश में जल निकायों की कुल संख्या, नंबर दे रखा है उत्तर प्रदेश के कुल जल निकायों का, तो वो है 2,45,087। इतने जल निकाय हैं कहाँ पे, यूपी में। जिसमें से अब ये जो है विशेष रूप से उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए डेटा दिया गया है, तो यहाँ पे भी नंबर याद नहीं रखना है। टोटल नंबर अगर आप चाहें तो यूपी का याद रख सकते हैं, 2,45,087। ये टोटल जल निकाय हैं उत्तर प्रदेश में। और इसमें से यानी यूपी में, हम ओवरऑल इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम यूपी की बात कर रहे हैं, तो यूपी में ग्रामीण क्षेत्रों में कुल जल निकायों का कितने प्रतिशत है, तो 97.98% ग्रामीण क्षेत्रों में है, और 2.02% जो है वो शहरी क्षेत्रों में। ये जल निकायों का एक तरह से कह सकते हैं आवंटन है, बंटवारा है। केरल जो है जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है। ये पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि जल बजट तैयार करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो वो केरल है। देखिए जल बजट क्या होता है, इसका यूज कैसे किया जाता है। जल बजट का उपयोग किसी क्षेत्र के अंतर्गत जो जल स्रोत हैं उनके विकास को मैनेज करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने जल बजट पेश किया, और भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए ये जो जल बजट है ये अपनाया गया है। इसके पहले चरण के अंतर्गत क्या किया जाएगा, 15 ब्लॉक पंचायत और 94 ग्राम पंचायतों को इसमें शामिल किया जाएगा। इसी से जुड़ा हुआ है संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023। 22 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन ये कहाँ पे संपन्न हुआ है, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ है। सह मेजबानी इसकी किसके द्वारा की गई है, ताजिकिस्तान और नीदरलैंड्स के द्वारा की गई है। वर्ष 1970 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद में ये पूर्णतः जल समर्पित जो है द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। इससे पहले कब हुआ था,
1977 में अर्जेंटीना में, और अभी 2023 में जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क में हुआ है, तो ये याद रखेंगे। इसके बाद में आता है राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। ठीक है। अप्रैल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, इस नीति की हम बात कर रहे हैं तो चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में, ग्लोबल मार्केट में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की जो हिस्सेदारी है प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है। क्या लक्ष्य रखा गया है कि चिकित्सा उपकरण जो है, मेडिकल जो इक्विपमेंट है, उसकी ग्लोबल मार्केट में भारत की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। कम से कम टोटल जो पूरा वैश्विक बाजार है उसमें भारत की जो हिस्सेदारी है वो 10 से 12% करनी है। कब तक करनी है? अगले 25 वर्षों में, ये टारगेट रखा गया है। और वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में वर्तमान का जो 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो लक्ष्य है, मतलब इसको 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि करने का भी जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ठीक है। यानी जो इंडियन मार्केट है, ठीक है, कितना है? 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसको 2030 तक कितना बढ़ाना है? 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की जो है इसकी मार्केट में वृद्धि करनी है। आगे देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम। अप्रैल 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार शीघ्र ही जम्मू और कश्मीर के बांदीपुरा जिले का जो अरगम गांव है, बांदीपुरा जिला कहाँ? जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का कौन सा गांव? अरगम गांव। अरगम गांव जो है भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन जाएगा। यह कार्य गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ सरहद और जम्मू कश्मीर सरकार के सहयोग से किया जाएगा। ठीक है। यानी बांदीपुरा जिले के अरगम गांव को विश्व का और भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बनाया जा रहा है। तो ये किस किस के सहयोग से काम किया जा रहा है? ये एक एनजीओ है जिसका नाम है सरहद, ये है, और इसके साथ साथ में जम्मू और कश्मीर सरकार जो है वो आपस में एक साथ मिलकर के ये काम कर रही है। अब यहाँ से कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे कि विश्व का पहला पुस्तक नगर, तो इसका नाम है हे ऑन वे। ये कहाँ पे है? ये यूके में है सर। ठीक है। यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में है विश्व का पहला पुस्तक नगर जिसका नाम है हे ऑन वे। ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। थोड़ा सा इसके बाद में यहां से देखेंगे, देश का पहला पुस्तक ग्राम, इसकी मान्यता किसको दी गई थी? तो ये है महाराष्ट्र के सतारा जिले का भिलार गांव को जो है देश का पहला पुस्तक ग्राम इसके रूप में मान्यता दी गई है। और हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला कौन सा बना था? तो ये झारखंड का जामताड़ा जिला है। ये जो है हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला डिस्ट्रिक्ट है। दिसंबर 2023 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र भी घोषित किया गया था। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं, इनके बारे में आपको यहाँ से पता होना चाहिए। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, हाल ही में भूपेंद्र यादव जो कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं, इन्होंने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। ठीक है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है। और 21 मार्च को आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव से इस अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक है। तो कहां से शुभारंभ किया गया है ये महत्वपूर्ण है। तो ये हरियाणा के टिकली गांव से जो है परियोजना शुरू हुई है, 21 मार्च को शुरू हुई है, और 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ आप अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की 2023 की थीम भी याद रख लेंगे। तो थीम इसकी है फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है। वन और स्वास्थ्य जो है इसका अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का 2023 का थीम है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के जो बफर जोन है इसको हरित बनाना है, इसको ग्रीन बनाना है, इसमें ठीक है पेड़ पौधे लगाए जाने जो है इसका ये प्रमुख उद्देश्य है। अब थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में बात हो रही है। तो ये पर्वत श्रृंखला जो है ये 4 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में फैली हुई है। ये 4 राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इन 4 स्टेट्स में जो है ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक मानी जाती है। इसकी जो आयु है वो लगभग है 570 मिलियन वर्ष। 570 मिलियन वर्ष पुरानी जो है ये श्रृंखला है। और इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है? तो ये एक
अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ये कई बार पूछा गया है कि अरावली पर्वत श्रृंखला किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला है, ये भी आप याद रखेंगे, ये एक अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ कुछ जरूरी नहीं है, फिर नीचे आते हैं। तो ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना स्टार्ट करी जा रही है, ठीक है, अरावली के 5 किलोमीटर की रेडियस में जो बफर जोन है, बफर जोन के रूप में जिसको डेवलप किया जा रहा है, तो उस पूरी जोन को क्या करना है, हरित बनाना है, उसमें पेड़ पौधे लगाने। इसके माध्यम से क्या होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए एक कार्य योजना के रूप में इसको जो है अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ से आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है सर यहाँ पे, अरावली की। तो अरावली के बारे में कुछ जरूरी चीज़ें मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखी हैं, इसको और देख लीजिए। अरावली पर्वतमाला के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका जो 80% हिस्सा है वो अकेले राजस्थान में है। मैंने आपको बता दिया 4 स्टेट्स में ये फैला हुआ है। ठीक है, 4 राज्यों में ये फैली हुई है, और इन 4 राज्यों में से इसका जो मैक्सिमम पोर्शन है वो राजस्थान में है। कुल लंबाई अरावली पर्वतमाला की 692 किलोमीटर है। विस्तार की बात करेंगे तो ये गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर के दक्षिणी दिल्ली तक फैली हुई है। और दिशा याद रखेंगे, महत्वपूर्ण दिशा इसकी याद रखेंगे, इसकी दिशा कौन सी है, दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर जो है इसका विस्तार है। सबसे ज्यादा धात्विक खनिज यहाँ पे मिलते हैं। इसके अलावा इसकी तुलना किस पर्वत से की जाती है, तो इसकी तुलना यूएसए के अपलेशियन पर्वत से की जाती है। अरावली की जो औसत ऊंचाई है वो 400 से 600 मीटर के आसपास है। सर्वोच्च शिखर की बात करेंगे तो गुरु शिखर इसका सर्वोच्च शिखर है, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। और फिर इसके बाद में माउंट आबू भी जो है इसी का हिस्सा है, अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है माउंट आबू, और इसकी ऊंचाई है 1158 मीटर। ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला की हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बना हुआ है, और भारत का सबसे बड़ा संगमरमर भंडार भी जो है अरावली में पाया जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला को वर्षा विभाजक या जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है। वर्षा विभाजक या जल विभाजक रेखा भी कहा जाता है, क्योंकि अरब सागर से उठने वाली मानसून हवाओं के समांतर जो है इसका विस्तार है अरावली पर्वत श्रृंखला का। ठीक है, तो ये कुछ जरूरी चीज थी, इसको आप यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से लेकर के 27। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति के बारे में हम बात करेंगे। तो हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाले उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27 को मंजूरी प्रदान की है। तो ये 5 वर्ष तक की एक नीति है, 2022 से लेकर के 2027 तक जो है इसकी अवधि रहेगी। तो ये अवधि भी याद रखेंगे। नीति के कार्यान्वयन के लिए उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण विभाग नोडल विभाग के रूप में इसको चयनित किया गया है, और उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय जो है वो नोडल एजेंसी होगी इस पूरी नीति के लिए। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी होती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32%, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का 14% है। निर्यात के बारे में बात करेंगे तो निर्यात का कितना, निर्यात का 12% है, और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। वर्तमान में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की जो हिस्सेदारी है वो कितनी है, 6% है, और इसे 20% तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। उत्तर प्रदेश में जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो कैसी है, वो टर्शरी लेवल की इंडस्ट्री है, तृतीयक स्तर का जो है वो उद्योग है, उसकी कैटेगरी में आता है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा, इसको देख लेते हैं। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान कर दिया है, जबकि एआईटीएमसी, सीपीआई और एनसीपी ये तीनों पार्टियों से राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया। ठीक है, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों से राष्ट्रीय दल का दर्जा जो है वो छिन गया है। तो वर्तमान में जो राष्ट्रीय दल है उनकी संख्या कितनी है, 6 है, वो याद रखेंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, पीसीएस में एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मुख्य राजनीतिक दल हैं इनकी स्थापना वर्ष से जुड़ा हुआ प्रश्न भी पूछा जा चुका है, तो वो मैं आगे बता दूंगा आपको कि आपको याद रखना है। यहाँ से पॉलिटी वाले पोर्शन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जैसे यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया गया है। तो राष्ट्रीय दल का दर्जा किस पार्टी को दिया जाता है या उसके लिए शर्तें या मानदंड क्या हैं, वो आपको यहाँ से पता होने चाहिए। देखो, लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में कोई राजनीतिक दल है तो न्यूनतम 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों के न्यूनतम 6% वोट उसको मिले और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें
जीती हो तो ये पहली शर्त है, इसका मानदंड है, उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। इसके अलावा लोकसभा के पिछले आम चुनावों में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर जीत दर्ज की हो और सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हों, उस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। और उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो तो उसको ऑटोमेटिक जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी की यहाँ पे हम बात कर रहे थे, इसको पहले से ही 3 राज्यों में राजनीतिक दल का जो है स्टेट पार्टी का दर्जा मिला हुआ था। गुजरात में भी इसको जो है स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया। इस तरीके से 4 राज्यों में इसको जो है स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त हो गई, तो ऑटोमेटिक जो है ये राष्ट्रीय दल जो है वो बन गया है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। वर्ष 2023 में आम आदमी पार्टी ने गुजरात में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए निर्धारित जो मानदंड थे उनको पूरा कर लिया। अब जो आम आदमी पार्टी है वो पंजाब, गोवा और एनसीआर, ठीक है, पहले से ही जो है इसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा यहाँ पे मिला हुआ है, गुजरात और इसमें ऐड हो गया, तो 4 राज्यों में इसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल गया है, तो ये अब नेशनल पार्टी बन गई है। चुनाव चिन्ह आपको पता ही होगा, झाड़ू जो है इनका चुनाव चिन्ह है। तो राष्ट्रीय दलों की संख्या मैंने बताई थी, वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल है। 6 राष्ट्रीय दल कौन कौन से हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और नेशनल पीपल्स पार्टी और आम आदमी पार्टी। तो इनकी स्थापना आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना आपको पता ही है 1885 में, बीजेपी 6 अप्रैल 1980 को स्थापित की गई थी, बीएसपी की स्थापना 1984 में हुई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है ये 26 दिसंबर 1925 को, नेशनल पीपल्स पार्टी 6 जनवरी 2013 को, आम आदमी पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर 2000 जो है 12 को हुई थी। ठीक है, अब यहां से आगे देखते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और ये कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये अरुणाचल प्रदेश का एक जिला है, अंजाव जिला। अंजाव जिला का सीमावर्ती गांव है किभीतू, ठीक है। किभीतू गांव में जो है इस वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की थी और इस कार्यक्रम के तहत छिटपुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी और अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांवों को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है। तो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम में ऐसे गांव आएंगे जो कि छिटपुट जनसंख्या वाले हैं। छिटपुट जनसंख्या का मतलब है बहुत ही कम, या कह सकते हैं एक तरह से बिखरी हुई जनसंख्या जहाँ पे रहती है। बिखरी हुई जनसंख्या का मतलब बहुत कम जनसंख्या, जैसे मान के चलिए एक घर यहाँ पे 2 लोग हैं, फिर दूर दूर तक कोई लोग नहीं है, तो मतलब बहुत कम जनसंख्या और बिखरी हुई जनसंख्या, स्पार्स पॉपुलेशन यहाँ पे है। यहाँ पर के कनेक्टिविटी भी सीमित है, इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ का डेवलप नहीं है। उत्तरी सीमा वाले सीमावर्ती गांवों को आच्छादित जो है इससे किया जाएगा। तो यहाँ से एक ये पॉइंट याद रखना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है ये सभी गांवों के लिए नहीं है, ये केवल उत्तरी सीमा वाले उत्तरी सीमा पर जो सीमावर्ती गांव है केवल उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। नॉर्दर्न बॉर्डर के गांवों से रिलेटेड है, उन्हीं को इस योजना या कार्यक्रम के द्वारा आच्छादित किया जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो योजना है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये केंद्र प्रायोजित योजना है। इसकी मंजूरी वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 4 राज्यों हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उत्तरी सीमा से सटे 19 जिलों के 46 ब्लॉकों में 2967 गांवों को समग्र विकास के लिए शामिल किया गया है। तो याद क्या रखना है? चारों स्टेट्स का नाम याद रखना है, और अपना ये यूटी है लद्दाख, इसका भी नाम याद रखना है। तो हिमाचल, अरुणाचल, सिक्किम, उत्तराखंड 4 स्टेट हैं, एक यूनियन टेरिटरी है लद्दाख। इन 5 राज्यों के जो उत्तरी सीमा वाले स्टेट हैं और उत्तरी सीमा से सटे हुए इनके 19 जिलों के 46 ब्लॉकों को शामिल किया गया। तो 19 जिले और 46 ब्लॉकों को छोड़िए, गांवों की संख्या याद रखिएगा 2967। इन 4 स्टेट्स के और एक केंद्र शासित प्रदेश के कुल मिलाकर के 2967 गांवों को इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में शामिल किया गया है, ठीक है। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें से 455 गांव जो है वो कहाँ पे हैं? अरुणाचल प्रदेश में है। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन की यहाँ पे बात हो रही है। तीनों ही स्टेट्स में, चाहे मेघालय की बात करें, नागालैंड की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, तीनों की विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, ठीक है।
तो यहाँ से देखते हैं 2 मार्च 2023 को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम जारी किए गए। ये कौन कौन से हैं? मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा हैं। मेघालय की बात करते हैं सबसे पहले। मेघालय में जो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है उनकी संख्या 60 है। आप सभी जानते हैं तीनों स्टेट्स जो हम बात कर रहे हैं, इन तीनों में ही विधानसभा सीटों की संख्या 60 ही है। 10वीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 2023 में निर्धारित थी 15 मार्च को। तो जो चुनाव हुए वो 11वीं विधानसभा के लिए हुए हैं, याद रखेंगे। मेघालय विधानसभा की 60 सीटों में से 55 सीटें जो हैं वो एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। तो कितने प्रतिशत वोटिंग हुई यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, याद मत कीजिएगा, रट्टा नहीं मानना है। 86.96% मतदान यहाँ पे हुआ है। और मेघालय में कॉनरेड के संगमा नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी जो है ये सबसे बड़ी पार्टी बनी है, सबसे ज्यादा जो है सीटें इसकी आई हैं। और कॉनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कॉनराड के संगमा। ठीक है। इसके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री भी बने हैं। एक हैं आपके प्रिस्टोन टाइनसोंग और दूसरे हैं स्निया आवभलंग। ठीक है, स्निया आवभलंग धर जो है ये 2 डिप्टी सीएम बने हैं मेघालय के। एनपीपी के थॉमस ए संगमा को 11वीं मेघालय की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। तो अध्यक्ष का नाम विशेष रूप से याद रखेंगे, उप मुख्यमंत्री का नाम याद रखें मत रखें, मुख्यमंत्री याद रखें और विधानसभा अध्यक्ष का नाम याद रखना है। ठीक है। नागालैंड में बात करते हैं तो यहाँ पे भी विधानसभा की सीटों की संख्या 6 है, वो 60 है, और जिसमें से अनुसूचित जनजातियों के लिए 59 सीटें जो है आरक्षित हैं एसटी के लिए। ठीक है। नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव संपन्न हुए और एक जो सीट है उस पर चुनाव जो है निर्विरोध रूप से जो है उनको विजयी घोषित किया गया। नाम है इनका काछेतो किनीमी और ये किस निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं? अकुलुटो। ठीक है, अकुलुटो के काछेतो किनीमी को जो है निर्विरोध विजयी घोषित किया गया। ये बीजेपी पार्टी से संबंधित है। चुनावों में नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी का प्रभुत्व रहा है। सबसे ज्यादा सीटें जो है इसको मिली हैं, 25 सीटें जो है एनडीपीपी को मिली हैं। और नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई है जिनका नाम है हिकानी जखालू। ठीक है, ये एनडीपीपी पार्टी से संबंधित है और इनका जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है दीमापुर तृतीय। ठीक है, दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखते हैं हिकानी जखालू। नागालैंड की हिस्ट्री में पहली बार कोई महिला विधायक बनी है हिकानी जखालू, तो पहली बार बनी है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। इसके बाद में 7 मार्च 2023 को एनडीपीपी के नेता नेफ्यू रियो जो हैं ये 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण की है। 2 उप मुख्यमंत्री बने, टीआर जेलियांग और यानथुंगो पैटर्न। इनके नाम आपको याद नहीं रखने हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। 14वीं विधानसभा है नागालैंड की और 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष कौन है? सेरिंगेन लोंगकुमिर। इनको जो है 14वीं नागालैंड विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। त्रिपुरा की बात करते हैं। त्रिपुरा में भी 60 सीटें हैं यहाँ पे, जिसमें से आपकी 10 सीटें जो हैं वो एससी के लिए हैं और 20 सीटें जो हैं एसटी के लिए जो है आरक्षित हैं, रिजर्व्ड हैं। अब यहाँ से मैंने थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये स्टेट हैं क्योंकि 3 स्टेट के चुनाव हुए, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा। तो मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, 60-60 सीटें हैं। राज्यसभा में तीनों ही स्टेट्स में एक एक सीट है और बस नागालैंड आपको याद रखना है लोकसभा के मामले में। मेघालय हो गया या त्रिपुरा हो गया, दोनों में 2-2 सीटें हैं लोकसभा की, सिर्फ नागालैंड में 1 सीट है लोकसभा की। राज्यसभा में सबकी 1-1 है, विधानसभा में सबकी 60-60 है। ठीक है। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा, नागालैंड के सीएम नेफ्यू रियो और त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा। इनके नाम आपको यहां से याद रखने हैं। ठीक है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में बात करते हैं। 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी की गई है और ये इस रिपोर्ट का तीसरा एडिशन है, तीसरा संस्करण है। ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का ये कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। इसे दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। इतने सारे लोगों ने मिलकर के इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2023 को तैयार किया है। ठीक है, पहला संस्करण जो है 2019 में इसका प्रकाशित किया गया था, क्योंकि तीसरा संस्करण है और पहला संस्करण कब आया था इसका? 2019 में आया था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय तक पहुंच की उनकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान की जाती है। राज्यों को 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया जाता है, बड़े और मध्यम आकार के राज्य पहली कैटेगरी में, दूसरी कैटेगरी में छोटे राज्य। ठीक है।
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में बड़े राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक जो है भारत का सबसे बेस्ट स्टेट बना है, और उत्तर प्रदेश जो है बिल्कुल लास्टवीं रैंक पर, अंतिम पायदान पर 18वीं रैंक है। तो यहाँ से ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सबसे लास्ट में 18वीं रैंकिंग है। ये बड़े राज्यों की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। वैसे अंतिम नहीं है, लेकिन बड़े राज्यों की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश जो है सबसे अंतिम स्थान पर है। छोटे राज्यों में बात करेंगे तो सिक्किम जो है सबसे श्रेष्ठ राज्य है छोटे स्टेट्स में, और गोवा जो है अंतिम रूप से 7वें स्थान पर है छोटे राज्यों की कैटेगरी में। यहाँ से एक चीज़ और है जो आपको याद करनी चाहिए कि जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, ये अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है। प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के कितने स्तंभों की क्षमता को मापने के लिए सूचना इसके द्वारा एकत्रित की जाती है। तो इसके अंतर्गत 4 स्तंभ होते हैं: पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। ठीक है, पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता, इनकी पहुंच जो है सामान्य लोगों तक किस स्तर तक है, किस हद तक जो है ये सारी चीज़ें या इनकी जो सर्विसेज हैं, सेवा है, वो सामान्य लोगों तक पहुंच रही हैं, इसी का आकलन करते हुए इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो है वो तैयार की जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखेंगे, 4 इसके पिलर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ से मैंने पहले ही आपको बता दिया कि शीर्ष 3 राज्य ये बड़े राज्यों में हैं। तो कर्नाटका सबसे पहले स्थान पर, तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर। इनको अलग अलग जो है कैटेगरी के हिसाब से, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 4 पिलर हैं इसके: पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता। ये 4 इसके पिलर हो गए। ओवरऑल रैंकिंग इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग इनकी कैटेगरी वाइज जो है कि कानूनी सहायता के मामले में कौन सी रैंक है, न्यायपालिका तक पहुंच के मामले में कौन सी रैंक है, जेल प्रणाली के मामले में या किस तरह की सुविधाएं हैं वहाँ की जेल में, या पुलिस की जो व्यवस्था है वो किस तरीके की, तो उस हिसाब से जो है अलग अलग इनको रैंकिंग प्रदान की गई है। तो ये जो है अलग अलग कैटेगरी वाले आपको याद नहीं करने, ओवरऑल रैंकिंग याद करनी है। कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 में पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अंतिम 3 स्टेट कौन कौन से हैं? अंतिम 3 स्टेट को देखेंगे तो बिहार जो है हमारा बड़े राज्यों की कैटेगरी में सबसे अंतिम पायदान पर है, 18वीं रैंक है इसकी। तो उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग कैटेगरी है ये थोड़ा सा आप यहाँ से देख लीजिएगा। देखिए ओवरऑल रैंकिंग उत्तर प्रदेश की बड़े राज्यों में 18वीं है, पुलिस के मामले में इसकी रैंकिंग 15वीं है, जेल प्रणाली में 17 है, न्यायपालिका में 15 है और कानूनी सहायता के मामले में 18वीं रैंक है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश की जो अलग अलग पिलर्स हैं उसके मामले में जो रैंकिंग है वो देख लीजिएगा। पुलिस और न्यायपालिका दोनों में 15-15 है, और जेल प्रणाली और कानूनी सहायता में 17-18 है। 17 में एक जोड़ दीजिएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, एमवी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, इसके बारे में बात करते हैं। 13 जनवरी 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज, जिसका नाम है एमवी गंगा विलास, इसको वाराणसी से हरी झंडी दिखा करके रवाना किया। जगह का नाम याद रखेंगे, वाराणसी। कहाँ से इसको रवाना किया गया? वाराणसी से रवाना किया गया। और ये जो इसकी यात्रा थी एमवी गंगा विलास की, 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले से डिब्रूगढ़ जिले के किस स्थान पर जाकर के पूर्ण हुई है? बोगीबील में। ठीक है, वाराणसी से इसको हरी झंडी दिखाई गई, असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबील में जाकर के एमवी गंगा विलास की जो यात्रा है वो पूरी हुई है। ठीक है, अब थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, ठीक है, ये 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था। और ये अधिनियम किस उद्देश्य से लागू किया गया था? देश में जो अंतर्देशीय जल परिवहन है, ठीक है, उसको बढ़ावा देना, उसको प्रमोट करने के उद्देश्य से इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग यानी नेशनल वाटरवे घोषित किया गया, जिसमें से 5 जो हैं जिनके नाम शायद आपको पता होंगे, 5 जो बड़े राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, और 106 नए जो कि 2016 में जोड़े गए थे। ठीक है, 5 वर्तमान राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, नेशनल वाटरवेज हैं। 106 जलमार्ग ऐसे हैं जो 2016 में, जब ये राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम लागू हुआ था, तब 106 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को और घोषित किया गया था। देश के 24 राज्यों में ये सारे जो जलमार्ग हैं वो फैले हुए हैं, और इनकी कुल लंबाई वो है 20,275 किलोमीटर। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आंकड़ा है, आपसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है कि देश में राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो वो है 20,275 किलोमीटर। कुल कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? 111 हैं। ठीक है, और जिसमें से 106 जो जलमार्ग थे वो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, जो कि 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था, उसके द्वारा उनको जो है घोषित किया गया था। ठीक है, अब नीचे चलते हैं। ये आपको पता चल गया
वाराणसी से, ये वाला पॉइंट याद रखेंगे कि एमबी गंगा विलास को कहाँ से रवाना किया गया, वाराणसी से, और यात्रा इसकी कहाँ पे पूरी हुई है, बोगीबील, जो कि कहाँ पे है, असम के डिब्रूगढ़ जिले में। एमबी गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 से होकर गुजरी है। तो यहां से आपको क्या पता होना चाहिए कि जो हमारे प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्ग हैं वो किस किस नदी प्रणाली पर हैं, या किस नहर प्रणाली पर जो है जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं हमारे स्थित हैं, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 काफी बार पूछा गया है, और ये बड़ा कॉमन सी चीज है, आपको पता भी होगी। हल्दिया से प्रयागराज वाला जो मार्ग है वो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या यानी नेशनल वाटरवेज नंबर 1 जो है उसको कहा जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है ये धुबरी से सदिया वाला जो राष्ट्रीय जलमार्ग है इसको नेशनल वाटरवे 2 का नाम दिया जाता है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो है ये लॉन्गेस्ट नेशनल वाटरवे है, 1620 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से ये बना हुआ है। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ फैला हुआ है, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल, 4 स्टेट में जो फैला हुआ है। नेशनल वाटरवे 1 1620 किलोमीटर लंबाई, सबसे लंबा वाटरवे है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से बना हुआ है, 891 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और ये कहाँ पे है, असम में। ठीक है। साथ ही ये क्रूज यात्रा जो है ये कोलकाता से धुबरी तक इंडो बंगला प्रोटोकॉल मार्ग से भी गुजरी है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। तो ये एमबी गंगा विलास की जो यात्रा है ये कितनी नदी प्रणालियों से होकर के गुजरी है, टोटल 27 नदी प्रणालियों से होकर के गुजरी है। अब नीचे थोड़ा सा आते हैं और ये चीज़ें बाद में पढ़ेंगे, पहले यहाँ से देख लेते हैं, क्योंकि नेशनल वाटरवेज की बात हो रही है। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि 111 नेशनल वाटरवेज हैं, जिसमें से 5 जो हैं वर्तमान में हैं। 106 जो वाटरवेज थे वो 2016 में जोड़े गए थे, ये भी आपको पता है। अब इसमें से कुछ वाटरवेज ऐसे हैं सर जो कि चालू हैं, और कुछ वाटरवेज ऐसे हैं जो कि वर्तमान में अभी जिनका परिचालन जो है वो स्टार्ट नहीं हुआ है। तो कुछ ऐसे नेशनल वाटरवेज जो वर्तमान में परिचालित हैं और जो है आपसे पूछे भी जा सकते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पर एक लिस्ट के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दिया। तो देखिए 1 और 2 आपने पढ़ लिया। नेशनल वाटरवे 3 वेस्ट कोस्ट नहर, ये कोट्टापुरम कोल्लम, ठीक है, केरल में 205 किलोमीटर लंबाई है। 4 वाला जो है ये विजयवाड़ा से मुक्तियाला तक है, आंध्र प्रदेश में 82 किलोमीटर लंबाई है। नेशनल वाटरवे 5 जो है ये पूर्वी तट नहर के साथ में ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा प्रणाली से मिलकर के बना हुआ है, 588 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाराष्ट्र में कितने वाटरवेज हैं जो कि परिचालित हैं, तो वो 2 हैं, नेशनल वाटरवे 10, नेशनल वाटरवे 85। 10वां जो राष्ट्रीय जलमार्ग है वो अंबा रिवर पर है, 45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और 85 वाला जो है ये है आपका रेवादंडा क्रीक, ठीक है, रेवादंडा क्रीक से लेकर के कुंडालिका नदी प्रणाली पर बना हुआ है, 85वां। गोवा की बात करेंगे तो गोवा वाले में से जो 1-2 मैं आपको बताऊंगा, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो नेशनल वाटरवे 27 जो है ये कंबरजुआ से ज्वारी नदी के संगम से मंडोवी नदी के संगम तक है, 17 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये वाला थोड़ा सा देख लेंगे आप। नेशनल वाटरवे 111 जो है ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे। ज्वारी सनवोड्रम पुल से लेकर के मोरमुगांव पोर्ट तक जो है 50 किलोमीटर फैला हुआ है, नेशनल वाटरवे 111। नेशनल वाटरवे 100 जो है ये तापी नदी पर है। नेशनल वाटरवे 97 ये सुंदरवन जल मार्ग है, ठीक है, 201 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कहाँ पे है ये, पश्चिम बंगाल में। तापी नदी वाला कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये मैंने रख दिए, रटना नहीं है, थोड़ा थोड़ा इसको देख लीजिएगा। थोड़ा सा देख लेंगे तो फिर जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन फंस भी जाता है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत नहीं होगी, ऐसा नहीं लगेगा चीज़ें हमने पढ़ी नहीं है। ठीक है। तो एमबी गंगा विलास की जो पहली यात्रा थी उसमें स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक शामिल थे। गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। किसके द्वारा संचालित है ये, मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज, इसके द्वारा जो है इसको संचालित किया गया है। एमबी गंगा विलास पोत की लंबाई है 62.5 मीटर और चौड़ाई इसकी 12.8 मीटर है। ठीक है। आगे देखते हैं। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला हाई कोर्ट बन चुका है। इसमें भी कुछ जरूरी चीज़ें मैंने ऐड ऑन करी हैं, तो इसके ऊपर बाद में आएंगे, पहले इस पूरी कहानी को समझते हैं। फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा, जहाँ की क्षेत्रीय भाषा जो है वो मलयालम है, इसमें अपने जो डिसीजंस होते हैं, निर्णय होते हैं, उन्हें प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाई कोर्ट बना है। केरल उच्च न्यायालय के जो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार और न्यायमूर्ति साजी पी चाली की खंडपीठ, दोनों के द्वारा ये जो है निर्णय दिए गए थे। अब
निर्णय कौन से दिए गए, जो क्षेत्रीय भाषा में दिए गए, सबसे पहले निर्णय जो क्षेत्रीय भाषा मलयालम में दिए गए, तो वो दो निर्णय हैं। दो निर्णय कौन कौन से, पहला है वाहन क्रय ऋण यानी व्हीकल परचेज लोन से संबंधित निर्णय है, और दूसरा निर्णय जो है वो चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय है। इतना ही आपको याद करना है, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। ये दो निर्णय थे जो पहली बार क्षेत्रीय भाषा में दिए गए हैं मलयालम में, किसके द्वारा, केरल हाईकोर्ट के द्वारा। ठीक है, अब थोड़ी सी जानकारी अतिरिक्त यहाँ से आप देखिए, जब बात भाषाओं की आती है, क्षेत्रीय भाषाओं की आती है, तो संविधान की 8वीं अनुसूची की बात आती है, 8th शेड्यूल की बात आती है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है। सभी के नाम आपको याद नहीं रखने। यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि कौन कौन सी भाषाएं किस किस अधिनियम के द्वारा, किस किस संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई थी और कब कब जोड़ी गई थी। तो ये इस तरीके के प्रश्न काफी बार बने हैं, तो ये थोड़ी सी चीज देख लीजिएगा। ठीक है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में प्रकाशित करने पर जोर दिया गया था। DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग का सुझाव दिया। यानी जो आप क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय देंगे उसके लिए किस किस का यूज किया जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता का यूज किया जाएगा। इसके अलावा NLP का यूज किया जाएगा, यानी प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे, आपको 8वीं अनुसूची पता है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, तो इसमें से कुछ संशोधन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, काफ़ी बार पूछे जाते हैं, उनको देख लीजिएगा। 21वें संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी भाषा को जोड़ा गया 8th शेड्यूल में। 71वें संशोधन 1992 के द्वारा कोंकणी मणिपुरी नेपाली को जोड़ा गया। 92वें संशोधन 2003 के द्वारा बोडो डोगरी मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। और 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में, ये आपको पता ही है। ये किस भाग के अंतर्गत आता है, भाग 17 के अंतर्गत आता है। 343 से लेकर के 351, भाग 17 में अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक ये जो आर्टिकल है ये भाषाओं से संबंधित है। ठीक है, और कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। 344 एक में क्या है कि भाषाओं से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोग का गठन किया जाता है, 344 एक में है ये प्रावधान। 344 दो में क्या है कि राष्ट्रपति को सिफारिश करने के लिए आयोग के कर्तव्य क्या होंगे, वो 344 दो में डिफाइन किए गए हैं। 344 चार में क्या है कि समिति जो बनाई जाएगी उस समिति की संरचना किस तरीके से होगी और समिति के सदस्यों का चयन किस तरीके से किया जाएगा, वो सारी चीजें 344 चार में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको रट लीजिएगा। 351 जो है हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए जो केंद्र है या संघ है उसके कर्तव्य को निर्दिष्ट करने का काम कौन सा आर्टिकल करता है, वो है 351। ठीक है, आगे देखते हैं। हुबली जंक्शन जो है ये विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बना है। ठीक है, 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म नंबर 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा प्रदान किया। इसकी लंबाई कितनी है, 1507 मीटर है। उद्घाटन किसने किया था, 12 मार्च 2023 को PM नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देखते हैं कि सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः SSS हुबली जंक्शन के नाम से जाना जाता है। 2015 में हुबली जंक्शन का नाम बदल करके हुब्बली जंक्शन कर दिया गया और फिर दोबारा से 2020 में इसको बदल करके SSS हुब्बली जंक्शन जो है नाम किया गया। ये रेलवे स्टेशन किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है, तो ये दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। ठीक है, हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है और ये कहाँ पे है, धारवाड़ जिले में कर्नाटक में स्थित है। तो ये चीजें यहाँ से याद रखनी है आपको। ठीक है, अभी ये वाला जो प्लेटफॉर्म है 1507 मीटर लंबा है, प्लेटफॉर्म नंबर 8 हुबली जंक्शन का, इसको विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया गया। इससे पहले ये जो खिताब था ये किसको प्राप्त था, तो ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म था जिसकी लंबाई थी 1366.33। ठीक है, और विश्व के 5 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म को यहाँ पे देखेंगे तो पहले स्थान पर आपको पता ही है हुब्बली जंक्शन कर्नाटका में, दूसरे स्थान पर गोरखपुर, हुब्बली जंक्शन से पहले गोरखपुर ही सबसे लंबा प्लेटफॉर्म था, और तीसरे स्थान पर कोल्लम, ये केरल में है, चौथे स्थान पर खड़गपुर है, ये पश्चिम बंगाल में, पांचवें स्थान पर है स्टेट स्ट्रीट सबवे, ये कहाँ पे है, अमेरिका के शिकागो में है। तो टॉप 5 या सबसे लंबे प्लेटफॉर्म, जो टॉप 5 प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड के, उसमें से शुरुआती 4 स्थानों पर भारत के प्लेटफॉर्म है, पांचवें स्थान पर अमेरिका शिकागो में स्टेट स्ट्रीट सबवे जो है ये 1067 मीटर इसकी लंबाई है, ये पांचवें स्थान पर है। विदिशा की बात करते हैं। विदिशा 5G टेक्नोलॉजी लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना है। ठीक है, 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों को जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का
पहला आकांक्षी जिला बन गया है। यही आपको याद रखना है, ठीक है। मध्य प्रदेश का जिला है विदिशा और भारत का पहला आकांक्षी जिला है जिसने 5G टेक्नोलॉजी लागू की है। देश के 112 सबसे ज्यादा अल्प विकसित जिलों को तीव्र और प्रभावी तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से पीएम नरेंद्र मोदी ने 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम लागू किया था, एडीपी कार्यक्रम, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, इसको 2018 में लागू किया गया था। और इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। वो कौन कौन से? बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। तो ये चीजें यहाँ से आपको देख लेनी है। कोल्लम जो है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है, बस इतना ही याद रखिए, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। कोल्लम जो है ये भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है। संविधान साक्षर का मतलब क्या है कि संविधान के बारे में जो मूलभूत जानकारी है, ठीक है, जो जनरल अवेयरनेस है, वो जो है इस जिले में लगभग सभी लोगों को है। 14 जनवरी 2023 को केरल का जो कोल्लम जिला है इसको भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया। और ये घोषणा किसने की? केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने करी थी, ठीक है। कोल्लम की ये उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान, जिसका नाम था द सिटीजन 2022, इसका परिणाम है। संविधान की जो चीजें हैं उनके रूप में साक्षर बनाने के लिए एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम था द सिटीजन 2022। उस अभियान का परिणाम ये है कि कोल्लम जिला जो है केरल का, ये पहला संविधान साक्षर जिला जो है वो बन गया। इस अभियान को कोल्लम जिला पंचायत, जिला योजना समिति और केरल स्थानीय प्रशासन किला के द्वारा संयुक्त रूप से स्टार्ट किया गया था। इसके अतिरिक्त जिले के 7 लाख से ज्यादा परिवारों के 10 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 23 लाख लोगों को संविधान के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित किया गया। इस अभियान के अंतर्गत शामिल लगभग 2000 प्रशिक्षकों को सीनेटर, एक ये चीज और यहाँ से देख लीजिएगा, ये याद रखिएगा, यानी ये जो अभियान चलाया गया था संविधान के रूप में साक्षर करने के लिए लोगों को, तो जो प्रशिक्षक थे, जो ट्रेनर थे, जिनके द्वारा लोगों को प्रशिक्षित किया गया, उनको क्या नाम दिया गया? उनको सीनेटर का नाम दिया गया। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। 4 जनवरी 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी प्रदान की है। मिशन से वर्ष 2030 तक निम्न संभावित परिणाम अपेक्षित है, मतलब 2030 तक के लिए कुछ लक्ष्य यहाँ पे घोषित करे गए हैं, और जिसमें से पहला है कि लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि जो है प्रति वर्ष करनी है, और इससे कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की जो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसका विकास करने का लक्ष्य जो है 2030 तक रखा गया है। 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र यानी एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्धारित किया है। एनर्जी इंडिपेंडेंट का मतलब है कि ऊर्जा उत्पादन के मामले में भारत कैसा हो? आत्मनिर्भर हो, उसे किसी अन्य देश से जो है ऊर्जा या एनर्जी के मामले में कुछ भी चीज ना लेनी पड़े, ठीक है। तो ये इसका लक्ष्य है 2047 तक का। इसके साथ ही भारत ने 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया कि दोनों टारगेट 2047 वाला एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र बनने का और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने के जो लक्ष्य हैं इनको आप यहां से याद रखेंगे, ठीक है। भारत सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन को परिभाषित किया गया है किस तरीके से? इस परिभाषा के दायरे में विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस आधारित, बायोमास आधारित दोनों प्रकार की जो हाइड्रोजन के उत्पादन की विधियां हैं इनको शामिल किया गया है। भारत सरकार के अनुसार हरित हाइड्रोजन इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन है जिसमें प्रति किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 kg से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना होता हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि भारत सरकार के अनुसार हरित हाइड्रोजन जो कि उत्पादित की जाएगी वो उसको किस तरीके से परिभाषित किया गया है। तो ये याद रखना है कि जैसे 1 किलो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, 1 kg हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, तो उसके प्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा उस प्रोसेस में 2 kg से ज्यादा CO2 का उत्सर्जन ना हो तो उसको क्या बोला जाएगा? हरित हाइड्रोजन बोला जाएगा, ठीक है। तो ये इसका एक क्या है? मानक है। सॉरी। वायनाड जो है ये सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है, ठीक है। ये वायनाड जिला जो है ये कहाँ का है? केरला का है, और केरल की कुछ जनजातियां, इनके नाम भी आप याद रखें क्योंकि जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है। तो यहाँ कौन कौन सी जनजाति हैं ये भी आपको यहाँ से चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ की जनजातियों को देखेंगे तो केरल में इरुला जनजाति पाई जाती है, चैंचू यहाँ पे पाई जाती है, सोमाली यहाँ पे पाई जाती है,
इरुला सोमाली का नाम तो आपको याद रखना ही रखना है। चैंचू जो है ये केरल में भी पाई जाती है। इसके अलावा आंध्रा और उड़ीसा में भी जो है चैंचू जनजाति के लोग देखने को मिलते हैं। अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक कैंपेन चलाया गया जिसका नाम है अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटलाइजेशन। तो ये एबीसीडी इसका संक्षिप्त रूप है, अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन। एबीसीडी नामक अभियान जो है केरल के वायनाड जिला प्रशासन के द्वारा संचालित किया गया। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया है जिससे कि भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उनको आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, डिजी लॉकर के बारे में आप सभी को पता होगा। तो इन बुनियादी दस्तावेजों की जो बात हो रही है कि कौन कौन से बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला बना है वायनाड, तो वो दस्तावेज हैं जैसे कि आधार कार्ड हो गया, आपका राशन कार्ड हो गया, जन्म या मृत्यु के प्रमाण पत्र हो गए, चुनाव पहचान पत्र हो गया, बैंक खाता, स्वास्थ्य बीमा, ये सारे जो डॉक्यूमेंट है इनका डिजिटाइजेशन किया गया है। इन दस्तावेजों को डिजिटल रूप से दिया गया और इसे डिजी लॉकर खाते में सहेजा गया है। भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, इसके बारे में बात करते हैं। 18 जनवरी 2023 को तिरुपति नगर निगम यानी आंध्र प्रदेश का जो तिरुपति नगर निगम है इसने फाइटोरिड तकनीकी पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुआ है? तिरुपति नगर निगम ने इसका उद्घाटन किया है। इसके अलावा ये किस टेक्नोलॉजी पर आधारित है? फाइटोरिड टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ये भी आप याद रखेंगे। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया। ठीक है, उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की जो क्षमता रहेगी वो प्रतिदिन 5 MLD यानी 5 मिलियन लीटर पर डे जो है इसकी कैपेसिटी रहेगी। अपशिष्ट जल उपचार के लिए फाइटोरिड तकनीक का विकास जो है वो किस किस के द्वारा किया गया है? तो एक CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, और नीरी, नीरी के बारे में आपने काफी पढ़ा होगा, आपको याद भी होगा, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान इसको कहा जाता है नीरी, और CSIR, इन दोनों के द्वारा इस फाइटोरिड तकनीकी का विकास किया गया है। CSIR क्या होता है? ये वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। और नीरी की स्थापना कहाँ पे हुई, कब हुई थी? 1958 में हुई थी। नीरी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? नागपुर में। ठीक है, तो यहाँ से याद रखेंगे फाइटोरिड तकनीकी भी आपको पता होनी चाहिए। ये अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीकी है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र, एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है और इसकी जो क्षमता है प्रतिदिन की वो है 564 मिलियन लीटर पर डे। ठीक है, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र, विवेरिया कमोंडोनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की जो है स्थापना की जाएगी। और उपयुक्त जो आवासीय सोसाइटी है, यानी कौन सी सोसाइटी? विवेरिया कमोंडोनियम आवासीय सोसाइटी, इस सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की यहाँ पे स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही विवेरिया कमोंडोनियम घरेलू उपयोग के लिए कैप्टिव सौर ऊर्जा का उपयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। 11 जनवरी 2023 को TPREL यानी टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड और मुंबई की एक आवासीय सोसाइटी जिसका नाम अभी आपने देखा विवेरिया कमोंडोनियम, इसके बीच में एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया था और ये समझौता आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित था। तो इस सोसाइटी का नाम आपको याद रखेंगे। ठीक है, विवेरिया कमोंडोनियम, इसका नाम आपको याद रखना है। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य जो है बन गया है। ठीक है, ये चीजें बाद में देखेंगे, थोड़ा सा इधर आते हैं। 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला स्टेट बन गया है। और केरल के मुख्यमंत्री, कई बार इनका नाम आ चुका है, पिनाराई विजयन, इनका नाम भी याद रखेंगे। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के अनुसार राज्य में अब सभी पात्र लगभग 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। ठीक है, गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर जो है वो इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। यहाँ से 2-3 चीज़ें ये भी याद रखेंगे। बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था पहला, वो 19 जुलाई 1969 को हुआ था, जिसके अंतर्गत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। दूसरा राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 1980 में हुआ, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये प्रश्न भी जो है जो आपकी परीक्षा हुई है RO की, उसमें भी ये पूछा गया है। ठीक है, स्मार्ट कार्यक्रम, स्मार्ट कार्यक्रम का विस्तारित रूप क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च एंड टीचिंग प्रोफेशनल, ये इसका पूर्ण रूप है। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियो ऑर्थराइटिस,
आयरन की कमी से होने वाला एनीमिया, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपिडेमिया, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटिस, सोराइसिस, इन पर नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए, रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम चालू किया गया है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग यानी NCISM और केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CCRAS, इन दोनों ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। तो NCISM की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। CCRAS का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज। उल्लेखनीय है कि ये दोनों के दोनों जो संस्थाएं हैं, NCISM और CCRAS, दोनों ही भारत के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ आने वाले प्रमुख संस्थान हैं। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन, और इसी के साथ में इसके जो राष्ट्रीय करंट अफेयर्स थे वो आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। आशा करता हूँ आज का क्लास आपको अच्छा लगा। क्लास आपको अच्छा लगता है तो अपने रिव्यू, फीडबैक, रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।